एक और नए वर्क के साथ लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी में हमारे पास जो आज वर्क है जिसको हम डिस्कस करेंगे इज दैट फॉर्म्स ऑफ टाइम एंड ऑफ द क्रोनोटोपी और क्रोनोटोपी। ठीक है, जैसे बोलना आपको इन द नॉवल। ये है हमारे पास टॉपिक, तो अच्छा खासा लंबा टॉपिक है, कवर करवाओ। तो ये है आपके पास द फॉर्म्स ऑफ द टाइम एंड ऑफ द क्रोनोटोपी इन द नॉवल बाय मिखाइल बाख्तिन। ठीक है, तो रशियन है हमारे पास, बिल्कुल सही, रशियन राइटर है और रशियन फिलोसोफर है। तो इसको कवर करेंगे हम। सबसे पहले इसमें दो चीज़ हमें देखना है, दैट्स द फॉर्म्स ऑफ टाइम और दूसरा क्रोनोटोपी का मतलब क्या होता है। ये अगर दोनों कवर हो गया तो आप समझ लो ये वर्क आपका हो गया है। तो बिना देरी करते हुए इस वर्क को फटाफट शुरू करेंगे। और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम हो यार प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करो, और वैसे भी आपको इस चैनल की बहुत ज़रूरत होने वाली है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहले एनालिसिस करेंगे, फिर क्रोनोटोपी जो है या क्रोनोटोपी जैसे आपको प्रोनाउंस करना हो, इसका मतलब क्या होता है इन द नॉवल, वो समझेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे द फील्ड ऑफ द इंग्लिश राइटिंग, क्योंकि हम इंग्लिश लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं, तो इंग्लिश राइटिंग पे मिखाइल बाख्तिन का क्या इम्पैक्ट पड़ा है। और उसके साथ एक चीज़ और पढ़ेंगे, दैट फॉर्म्स ऑफ टाइम इन द क्रोनोटोपी का किस इंग्लिश राइटर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है। तो ये सारा कुछ कवर करना है हमें बहुत ही आराम से, क्योंकि इतनी ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, पर डिटेल में हम इसको समझेंगे फिर भी। कि जैसे कि हर बार हम एनालिसिस करते हैं, तो फर्स्ट थिंग जो अब एनालिसिस देखेंगे हम, इस एनालिसिस में बस हमें मेन मेन पॉइंट्स फोकस करना होता है, जहां मैं बताऊंगा आपको कि जो ज़रूरी है और जिस पे ज़्यादा आपको स्पेशल फोकस रखना है, तो उसको आपको याद भी करना, क्योंकि लिटरेरी क्रिटिसिज्म इन थ्योरी में आपको पता ही होगा कि नॉर्मली याद बहुत करना होता है इसमें, क्योंकि हर एक अलग अलग फिलोसोफर आते हैं, अलग अलग क्रिटिक है, और उनके ऐसे पॉइंट्स भी अगर आप बुलेट पॉइंट्स भी अगर याद रखते हो तो उसके थ्रू हो जाएगा आपका पूरा अच्छी तरह से। भक्तिन, ठीक है, रशियन लिटरेरी क्रिटिक एंड द फिलोसोफर। लिटरेरी क्रिटिक रशियन द फिलोसोफर दोनों थे। इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ द क्रोनोटोपी इन इस वर्क पर्टिकुलरली। एक क्रोनोटोपी का कंसेप्ट लेके आए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है वो समझना है हमें। इनके वर्क का नाम क्या है, देखो, दैट्स द फॉर्म्स ऑफ टाइम एंड ऑफ द क्रोनोटोपी इन द नॉवल। ठीक है, 1937 टू दैट ऑफ 38। इट मीन्स हमें ये पता है कि ऑनसेट हमारे पास किसका चल रहा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होने वाली है, दैट्स सितंबर 1 1939 टू अप दैट ऑफ 1945। और तो ये जो वर्ल्ड वॉर है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत यानी कंडीशंस इस समय आ रहे थे। एंड द क्रोनोटोपी रेफर्स टू द इनहेरेंट कनेक्टेडनेस ऑफ द टेम्पोरल एंड द स्पेटियल रिलेशनशिप। ठीक है, तो टेम्पोरल और स्पेटियल रिलेशनशिप इसको हमें समझना है नॉर्मली इस वर्क में। जहाँ पे टेम्पोरल का सिंपल मतलब अगर हम देखें तो कनेक्टेड विद द रियल फिजिकल एंड द मटेरियल वर्ल्ड, कि जो फिजिकल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड के साथ जो कनेक्शन है दैट इज कॉल्ड टेम्पोरल। तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है, आगे जब भी मैं अगर इसका यूज़ करूँगा तो आपको ध्यान रखना है कि फिजिकल एंड मटेरियल वर्ल्ड के साथ कनेक्शन, इसमें स्पिरिचुअलिटी और स्पिरिचुअल वर्ल्ड का कोई भी लेना देना नहीं है। तो एक तरह से मटेरियल वर्ल्ड से कनेक्शन जो होता है दैट इज कॉल्ड टेम्पोरल। और वहीं पे नॉर्मली स्पेटियल का मतलब क्या हुआ, दैट वन इज कनेक्टेड टू दिस स्पेस, वो स्पेस नहीं इन दैट एरिया, जो एरिया से कनेक्टेड हो या स्पेस से कनेक्टेड हो या फिर पोजीशन से कनेक्टेड हो, या फिर हम बोलते कह सकते हैं द साइज ऑफ द थिंग्स। ठीक है, तो जो स्पेस है दैट इज स्पेटियल, और टेम्पोरल का मतलब क्या है, दैट्स मटेरियल कनेक्शन। और इसी का हमें रिलेशन समझना है इस पूरे जॉनरा ऑफ लिटरेचर में, कि लिटरेचर के इस पूरे इस रल में फील्ड, जॉनरा मीन्स फील्ड, और एक स्पेसिफिक टेस्ट, जब हम किसी वर्क को पढ़ते हैं एक स्पेसिफिक फील्ड में, दैट इज कॉल्ड द जॉनरा। ठीक है, इसे जॉनरा बोलते हैं। तो द जॉनरा ऑफ लिटरेचर में हम टेम्पोरल और स्पेटियल रिलेशनशिप को समझेंगे इस वर्क में। वर्क का नाम क्या है, दैट फॉर्म्स ऑफ टाइम एंड ऑफ द क्रोनोटोपी इन द नॉवल। ठीक है, रटना पड़ेगा नाम को, और क्रोनोटोपी और द फॉर्म्स ऑफ टाइम दोनों को हम देखेंगे। तो यहाँ से शुरुआत होती है। देखो, अगर मैं नटशेल में बात करूँ तो यही जो आपको स्लाइड दिख रहा है, इसी में आपका सब जो है सब कुछ ओवरऑल जो है यही है सबसे मेन। क्योंकि देखो आप ऊपर दिख रहा है आपको इसमें क्रोनोटोपी इन दी नॉवल, के नॉवल के अंदर क्रोनोटोपी का मतलब क्या होता है। सेकंड इज द फॉर्म्स ऑफ टाइम, फॉर्म्स ऑफ टाइम, तो ये वाला आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है। क्रोनोटोपी कि नॉवल के जॉनरा में क्रोनोटोपी का एक अलग ही एक वैल्यू है, जिसमें सिंपल मतलब क्या है, क्रोनोटोपी का मतलब होता है इट इंटीग्रेट्स द वेरियस टेम्पोरल एंड द स्पेटियल एलिमेंट्स इन टू अ यूनिफाइड होल। छोटा सा अगर मैं इसे समझाने की कोशिश करूँ, देखो, टेम्पोरल का मतलब होता है इट मीन दैट फिजिकल, और स्पेटियल का मतलब होता है स्पेस यानी दैट एरिया और आसपास का। देखो, कोई भी जो नॉवल होती है, नॉवल क्या है, इट मीन द डे टू डे जो भी स्पेसिफिक काम होता है, जैसे कलेक्शन। ठीक है, तो डे टू डे एक्टिविटीज़ में जो एक स्पेसिफिक है और टाइम के साथ जो मूव करती है दैट इज़ कॉल्ड दी नॉवल।
ठीक है, और इसी को ही नॉवल बोलते हैं। स्टोरी जो होती है शॉर्ट फॉर्म में होती है, जबकि नॉवल क्या होती है, इट्स एन एक्सटेंडेड वे, जिसमें हम डे टू डे में जो भी स्पेसिफिक काम हो रहे थे उसको कनेक्ट करते हैं। तो इसमें टाइम तो देखो मूव करता ही है। तो टेम्पोर इसमें जो फिजिकल मटेरियल है और साथ साथ स्पेटियल, दोनों का एक कॉम्बिनेशन होता है। स्पेटियल मीन्स जिस जिस तरह का हम वो स्पेस दिखाने की कोशिश करते हैं, यानी जो टाइम है, जो पीरियड है, जैसे 18th सेंचुरी हो गया, 19th सेंचुरी हो गया, उस टाइम, और उस टाइम का अगर हमें कोई भी सीन को सेट करना होता है नॉवल में, तो हमें उसका एक मटेरियल पर्पस भी दिखाना होता है। मटेरियल पर्पस का मतलब क्या है, वो चीज़ जो जो उस समय रही होगी, वो एरिया। मान लो आपकी जो सेटिंग है वो ग्रीक ग्रीक सेट कर रखा है आपने, आपकी नॉवल जो है वो ग्रीक कंसेप्ट के ऊपर है, तो आपको उसमें जो है टेम्पोरल में क्या दिखाना पड़ेगा, कि मटेरियल वर्ल्ड दिखाना पड़ेगा जो ग्रीक के फेज मटेरियल, यानी मम्मीज वगैरह दिखा दो, या फिर जो है आपको जिस तरह का भी अगर आपको दिखाना हो नॉर्मली, यानी ग्रीक सेटअप में फ़राह हो इस तरह का, वो पूरा दिखाना पड़ेगा, यानी ग्रीक मिथ का यूज़ करना पड़ेगा। तो वो मटेरियल पर्सपेक्टिव, मटेरियल का मतलब क्या होता है, जिस चीज़ को देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, दैट्स द कनेक्ट, ये दैट इज कॉल्ड द मटेरियल। और स्पेटियल मतलब द स्पेस, हमें उस टाइम पीरियड में उसे सेट करना पड़ेगा। द टाइम पीरियड इज़ इंपॉर्टेंट, कि हमें वो टाइम पीरियड बताना पड़ेगा। तो इसी तरह से जो नॉवल होती है, नॉवल के अंदर ये दोनों इतनी अच्छी तरह से इंटरमिक्सड होते हैं, और यही उसको एक कहानी की तरफ मूव करते हैं। एक नॉवल को एक होलसम जिसे कहते हैं, यानी एक यूनिफाइड सिस्टम जो है वो यही दोनों देते हैं, कि सबसे पहले दैट्स द सेंचुरी, वो टाइम पीरियड, एंड द सेकंड इज द टेम्पोरल, इट मीन द मटेरियल। मटेरियल प्लस टाइम पीरियड, ये दोनों जब तक कंबाइन नहीं होंगे, जब तक प्लॉट डिज़ाइन नहीं होगा, थीम नहीं आएगी, जब तक जो है कैथारसिस वगैरह, और जो जो रीडर उसे पढ़ रहा है, क्योंकि रीडर नॉवल के साथ बाइंडेड होता है। इसमें क्या होता है, एक्सटेंसिव रीडिंग का पार्ट है, एक पेज पढ़ो, दूसरा पेज पढ़ो, और अगर नहीं समझ आ रहा तो बोर हो सकते हैं, तो उसको बनाए रखना है, राइजिंग एक्शन, फॉलिंग एक्शन, सबको मेंटेन रखना है। तो इसीलिए टेम्पोरल और स्पेटियल का अरेंजमेंट बहुत ही परफेक्ट होना चाहिए। तो क्रोनोटोपी सर्व एज द फंडामेंटली द यूनिटी। क्रोनोटोपी का मतलब क्या होता है, जो बाइंड करती है टेम्पोरल और स्पेटियल एलिमेंट को, ठीक है, ये लिख के आना है, टुगेदर द नैरेटिव। ईच नॉवल हैज़ इट्स ऑन डिस्टिंक्ट क्रोनोटोपी, ठीक है, हर एक का अलग होता है, क्योंकि भाई अलग टाइम पीरियड पे होगा तो अलग जो है टेम्पोरल सेट होगा, उस पर अलग अलग मटेरियल चीज़ उस समय की दिखाई जाएंगी। ये हिस्टोरिकल लेसन्स पे भी क्रोनोटोपी डिज़ाइन होता है। अगर आप अशोका टाइम पीरियड को उठाओगे तो आपको उसके लिए लोग भी वैसे ही उठाने पड़ेंगे, मगध का सेटअप रखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप के अशोका का अगर दिखा रहे हो तो आप यहाँ बाहरले देश में दिखाने लग जाओ, ब्राज़ील में दिखा रहे हो, या फिर आप इंग्लैंड में दिखा रहे हो, तो वो चीज़ नहीं चलेगी। तो उस चीज़ को दिखाने के लिए आपको एक स्पेसिफिक स्पेस, वो एरिया एलोकेट वही करना पड़ेगा, इट मीन दैट मगध एम्पायर उठाना पड़ेगा। और अशोका का है तो अशोका के टाइम पे वो पिलर्स वगैरह जो है, और जिस तरह से अशोका ने बुद्धिज़्म को वो करा था वो सब कुछ, और अपने भाइयों को जो मारा था, वो सारा सीन आपको दिखाना पड़ेगा उस तरह का। तो यानी तो उसके लिए आपको जो मटेरियल, यानी एक जिस तरह का महल वहल से टाइप का, मगध के टाइम पीरियड का वो पूरे सामान, किस तरह से लोग उस समय रहते थे, किस तरह का कल्चर लीड करते थे, सोशल कॉन्टेक्स्ट कैसा था उनका, तो ये सब दिखाना पड़ेगा। तभी तो हम बोल सकते हैं कि हाँ वाह, ये जो सेटअप, ये जो नावल है, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल हम उसी टाइम को जी रहे हैं, उसी स्पेस एंड टाइम को जी रहे हैं। दैट इज़ द क्रोनोटोपी। तो क्रोनोटोपी का सिंपल मतलब है जो दोनों चीज़ को बाइंड करती है, इंटरमिक्स करती है, जैसे टेम्पोरल और स्पेटियल एलिमेंट को। तो क्लियर हो गया होगा आपको ये टेम्पोरल। जब जब मैं अगर सॉरी क्रोनोटोपी, जब जब मैं क्रोनोटोपी बोलूँ आपको समझ जाना है कि टेम्पोरल और उसके साथ साथ जो है स्पेटियल, दोनों का इंटरमिक्स है। फॉर्म्स ऑफ टाइम, क्योंकि हम जो जैसा टाइटल में देखा था, फॉर्म्स ऑफ टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भक्ति जो है उसने बताया दो टाइम के बीच में डिफरेंट, दैट इज़ द एम्प्टी एंड द फुल टाइम। तो भाई इसको तो पूरा रटना ही है आपको। एक एम्प्टी टाइम और फुल टाइम क्या होता है। एम्प्टी टाइम का मतलब बताया है ये, दिस इज द रिफर्स टू द रूटीन, मोनोटोनस, होमोजेनियस टाइम, जो हम रोज़ एवरीडे लाइफ जो हम लीड करते हैं, नो वही सुबह उठना, कॉलेज वगैरह जाना, आपको अगर देखे, या मेरे को पढ़ाना नॉर्मल, फिर बैठ जाना, वो इस तरह का एक मोनोटोनस बोरिंग टाइप की लाइफ, ठीक है। इट लैक्स ए सिग्निफिकेंट इवेंट, इनमें कुछ हट के नहीं होता, एक सिग्निफिकेंट इवेंट नहीं होता, कोई इंपॉर्टेंट इवेंट नहीं होता। जैसे कि इसका सिंपल पर्पस होता है, इट मीन दैट पैसेज ऑफ टाइम, बस हम समय निकाल रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, रोज़ वही काम कर रहे हैं, सेम बोर्डम। जैसे कि इसके लिए एक ग्रीक मिथ भी यूज़ होता है, द सिसिफस, मिथ ऑफ द सिसिफस, ठीक है। रोज़ एक ही तरह का काम कर रहे हो, वही कर रहे हो, बस नॉर्मल। पर फुल टाइम क्या है, इसका बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में, फुल टाइम में क्या होता है, सिग्निफिकेंट इवेंट होते हैं, एक हट की चीज़ होगी, और एक सबसे एक्शंस भी और चेंजेस भी। इसमें जो है मोनोटोनस लाइफ नहीं होती, इसमें एक सिग्निफिकेंट, एक इंपॉर्टेंट इवेंट आएगा आपके टाइम में, एक इंपॉर्टेंट एक्शन होगा, एक इंपॉर्टेंट चेंज आएगा, तो हम उसे बोलेंगे फुल टाइम।
और एम्प्टी टाइम को क्या बोलेंगे, मोनोटोनस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखते के साथ आपके नंबर कैश हो जाएंगे वहाँ पे। ये नॉर्मली सबको समझ आ जाएगा, हाँ पढ़ रखा है आपको। क्रोनोटोपी का आपको मतलब समझ आ गया, जो कि बाइंड करती है टेम्पोरल और स्पेटियल को, और फॉर्म्स ऑफ टाइम में आपने एम्प्टी टाइम और फुल टाइम दोनों देख लिया। इसके बाद एंड द टेम्पोरल यूनिटी, द क्रोनोटोपी एस्टैब्लिश अ कनेक्शन बिटवीन द स्पेस एंड द टाइम। स्पेस और टाइम दोनों के बीच में कनेक्शन करती है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इट प्रोवाइड द फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ द कैरेक्टर मूव थ्रू द एक्सपीरियंस इन द वर्ल्ड। एक ये फ्रेमवर्क डिज़ाइन करती है, देखो जो टाइम और स्पेस होगा, ठीक है, कि जैसे कि देखो जो हमें क्या एक मटेरियल कनेक्शन करना है विद इट, जैसे मटेरियल को टेम्पोरल बोलते हैं और स्पेटियल मीन द स्पेस। तो हमें क्या करना है, नॉर्मली जो हमारे कैरेक्टर होंगे वो उस टाइम के उससे मैच होने चाहिए। और वो जैसे कि अगर हमने अशोका को लिया तो अशोका के लिए हमें मगध पीरियड को, यानी जनपद को, मगध पीरियड को सेट करना पड़ेगा और उसको उसके एक्सपीरियंस के थ्रू जनरेट करना पड़ेगा, ताकि लगे उस टाइम पीरियड में एक कैसा सोशल फ्रेम था, कल्चरल फ्रेम कैसा था, आसपास का वर्ल्ड कैसा था, उसके एक्सपीरियंस में ही आपको कैरेक्टर को ढालना है। द Bhaktin emphasis the chronotype is the crucial for creating the sense of reality। बिल्कुल इंपॉर्टेंट, ये भी रट लो। भक्ति का मानना था बिल्कुल सही, क्रोनोटोपी अगर आपका अच्छा होगा, यानी आपका टाइम एंड स्पेस का मैनेजमेंट परफेक्ट होगा, तो इससे सेंस ऑफ रियलिटी जनरेट होती है। जैसे मैंने आपको बताया अशोका का एग्जांपल लेते हुए, मगध का सेटअप है तो उस समय के महल दिखाने पड़ेंगे, उस तरह का कपड़ा, कल्चर वल्चर सब कुछ वैसा सेट करना पड़ेगा। इसके बाद है डायलॉजिज्म। भक्ति का कंसेप्ट था डायलॉजिज्म इज ऑल्सो रिलेवेंट इन द डिस्कशन ऑफ द क्रोनोटोपी। तो क्रोनोटोपी का डिस्कशन में जो है डायलॉग्स, ये भी बोल सकते हो आप, डायलॉग है बेसिकली, है ना, तो वो ही है। तो इसमें क्या होता है, डायनेमिक इंटरप्ले ऑफ द वॉइसेस पर्सपेक्टिव विद इन द नॉवल कंट्रीब्यूटिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द टेम्पोरल एंड द स्पेटियल डायमेंशन। इसमें डायनेमिक इंटरप्ले ऑफ द वॉइसेस एंड पर्सपेक्टिव, तो डायलॉग्स का फॉर्म कि किस तरह से आपको डायलॉग रखना है उसी टाइम पीरियड, ऐसे नहीं कि मॉडर्न शब्द इस्तेमाल करो, अशोक का बोल रहा है और भाई वीडियो क्या हाल है, ठीक है, इस तरह का सीन नहीं होना चाहिए। एक लैंग्वेज जो है उसी टाइम का बिल्ट होना चाहिए, उसी समय का आपको जो है वो कंसेप्ट यूज़ करना है, वॉइसेस डायलॉग का परफेक्शन, ताकि जितना आप परफेक्ट डायलॉग रखोगे उतना अच्छा ब्लेंड होगा स्पेटियल और टेम्पोरल का। ठीक है, तो ये दिस इज अगेन, ये आपके पास समरी आप ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे क्योंकि क्रोनोटोपी रियल मीनिंग निकल के आता है, इसको डिस्कस करेंगे। जैसे क्रोनो का मतलब क्या है, जैसे टॉपिक का मतलब क्या है, तो इन दोनों को कंबाइन करके हम एक फॉर्म करेंगे। चलो तीन है ना, कंसेप्ट ऑफ द क्रोनोटोपी इन द नॉवल इज ए क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ हिज लिटरेरी थ्योरी। बिल्कुल सही, लिटरेरी थ्योरी का एक क्रूशियल है, दैट्स इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। द टर्म क्रोनोटोपी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द ग्रीक वर्ड। देखो अब ये इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि आपको वहाँ पूछ सकते हैं वो डायरेक्टली। जो टर्म क्रोनोटोपी है वो कॉम्बिनेशन है दो ग्रीक वर्ड का। फर्स्ट इज द क्रोनोस मीनिंग द टाइम, एंड टोपोस मीन्स स्पेस। तो टाइम एंड स्पेस, टीएस याद रखो। तो वैसे ही पता होगा क्रोनो, क्रोनो मीन्स अगेन दैट क्रोनोलॉजी, तो टाइम, एंड द टोपोस मीन द स्पेस। इट रिफर्स द इंट्रिंसिक कनेक्शन बिटवीन द टाइम एंड द स्पेस इन द लिटरेरी वर्क। क्योंकि लिटरेरी वर्क में टाइम और स्पेस का बहुत ही एक रोल होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है, और किस तरह से इन दोनों को ब्लेंड करना चाहिए, और यही है दैट इज द क्रोनोटोपी। क्रोनोटोपी इन दोनों का कनेक्शन है, ठीक है। तो हम जैसे देख भी रहे हो क्रोनो एंड द टॉप, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। तो ये कौन से वर्क से उठाएगा, जैसे हम डिस्कस कर चुका द फॉर्म्स ऑफ द टाइम इन द क्रोनोटोपी इन द नॉवल 1937 to 38। यूनिटी ऑफ टाइम इन स्पेस, सेम वो ही दोबारा बता रखा है किस तरह से टाइम इन द स्पेस और इम्पॉर्टेंट, दोनों को किस तरह से कंबाइन करना चाहिए ताकि एक परफेक्शन आ सके, एक मेन स्ट्रीम पे हमारी कहानी मूव कर सके। नॉवल में जो है एक तरह का वो इंटरेस्ट बना रहे, क्योंकि एक्सटेंसिव रीडिंग का पार्ट है, सेम वही जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड उसमें बताया था। अब यहाँ पे द क्रोनोटोपी इन द नॉवल इज इन्फ्लुएंस होना चाहिए वो हिस्टोरिकल और कल्चरल, बिल्कुल सही। जैसा अशोका के टाइम पे मैंने बताया आपको कि मगध का कल्चर, मगध का हिस्टोरिकल इम्पैक्ट आपको दिखाना पड़ेगा। उसके बाद सोसाइटी हैव ए डिस्टिंक्ट वे ऑफ द एक्सपीरियंस इन कंसेप्चुअलाइजिंग द टाइम द स्पेस। हर सोसाइटी के हर टाइम पीरियड का उनका एक अलग वे होता है टाइम एंड स्पेस को, इसलिए टाइम एंड स्पेस को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है वाइल राइटिंग द नॉवल के। उसमें रीडर को ऐसा लगे कि वो एक रियल चीज़ पढ़ रहा है, तो उसी टाइम का आपको सोशल, उसी टाइम का आपको हिस्टोरिकल सारे पर्सपेक्टिव को आपस में सेट करना होगा, स्लॉट डाउन करना होगा उन्हें। तो भक्ति नरेंस नॉवल कैप्चर बाय द डायनेमिक इंटरप्ले ऑफ द हिस्टोरिकल एंड द कल्चरल फोर्सेस का डायनेमिक इंटरप्ले होता रहेगा, एक दूसरे को ये शेप करेंगे और इसी के ऊपर आपका कैरेक्टर खिलेगा। क्रोनोटोपी एज अ फॉर्म ऑफ द मीनिंग, क्रोनोटोपी इज अ सेटिंग और द बैकड्रॉप भी कहते हैं इसे। इट इज एक्टिवली कंट्रीब्यूट्स टू द मीनिंग ऑफ द नैरेटिव, ये नैरेटिव के मीनिंग को और उसमें क्लैरिटी प्रोवाइड करेगा। कहानी में जो क्लैरिटी है, एक तरह का परफेक्शन जो है, वो कौन लेके आएगी चीज़, क्रोनोटोपी।
इट शेप्स द कैरेक्टर के एक्शन भी इसमें बिल्कुल निखर के आएंगे, क्योंकि अगर आप परफेक्ट रखोगे टाइम पीरियड के साथ स्पेस और टाइम का कॉम्बिनेशन, यानी उसी टाइम में और उसी मटेरियल वर्ल्ड को अगर आप दिखाओगे तभी कैरेक्टर अच्छे लगेंगे बोलते हुए। अब AK-47 लेके अशोका घूम रहा हो तो कैसा लगेगा यार, खुद बताओ, और मगध टाइम पे, तो वो चीज़ मैच ही नहीं करेगी। तो उस टाइम पीरियड के उसी मटेरियल को यूज़ करना पड़ेगा। Varieties of the chronotype, भक्ति ने आइडेंटिफाई करा द डिफरेंट टाइप ऑफ द chronotype इज ईच एसोसिएटेड विद द स्पेसिफिक genre एंड द लिटरेरी ट्रेडिशन। अलग अलग तरह के chronotype होते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही है, वो डिपेंड करता है genre किस लिटरेरी टाइम का है, किस पीरियड का है और कौन से ट्रेडिशन का है। जैसे एग्जांपल भी है नॉवल में कई तरह के होते हैं chronotype, देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। जैसे द chronotype दैट इज ऑफ द हिस्टोरिकल नॉवल लिख रहे हो आप या फिर साइकोलॉजिकल नॉवल लिख रहे हो, तो ऐसे कई तरह के नॉवेल्स होते हैं। हर नॉवल का अपना खुद का chronotype है। अगर आप साइकोलॉजिकल नॉवल अगर लिख रहे हो तो उसका chronotype क्या, आपको टाइम एंड स्पेस आपको दिमाग के अंदर रिसेट करना पड़ेगा, दैट इज ऑफ द अनकॉन्शियस माइंड एंड द कॉन्शियस माइंड, और उसके थ्रू आपको मूव करना है। यानी रीडर को पहले जो भी कैरेक्टर है उसके माइंड के अंदर जाना है, फिर माइंड के अंदर जाके वो कनेक्टिविटी होगी। जैसे एक परफेक्ट एग्जाम्पल हो, शायद आपने पढ़ा हो, वर्जीनिया वुल्फ की मिसेस डैलोवे, अगर आपके सिलेबस में हो, वो एक परफेक्ट एग्जांपल है साइकोलॉजिकल नॉवल का। देखा उसमें टाइम एंड स्पेस को कितनी अच्छी तरह से मैनेज कर रखा है। वो सिर्फ वो जाती है मार्केट में और मार्केट फंक्शन होता है उसके घर पे, मार्केट जाती है और आती है, इतने में नॉवल ख़त्म। पर उसके दिमाग के थ्रू अलग अलग कैरेक्टर जो से दिखते हैं उसके थ्रू हम फ्लैशबैक पास्ट में जाते रहते हैं, पास्ट एंड प्रेजेंट इस तरह का सीन चलता है। तो अब देखो किस तरह से टाइम एंड स्पेस का परफेक्शन है यहाँ पे। तो चाहे वो जॉनरा अगर साइकोलॉजिकल नॉवल का हो या हिस्टोरिकल नॉवल को, टाइम और स्पेस दोनों की यूनिटी जो है दैट बी द मस्ट, और इसी को बोलते हैं क्रोनोटाइप। क्रोनोटाइप एम्फेसिस डायनेमिक नेचर होता है, बिल्कुल सही। इट इज़ नॉट अ स्टेटिक कंसेप्ट बट इवॉल्व थ्रू आउट द कोर्स ऑफ द नॉवल। नॉवल में चेंज होता रहता है, क्योंकि देखो एक नॉवल जो है एक लंबा पीरियड होता है, एक्सटेंडेड पीरियड है राइटिंग का। तो ऐसा नहीं है कि एक स्टेटिक कंसेप्ट लेके चल रहे हो, एक ही टाइम पीरियड पे आपने उसको सेट कर रखा और वही टेस्ट आप उसमें दिखाए जा रहे हो। कैरेक्टर थोड़ा सा अगर इधर उधर मूव करता है तो इसके हिसाब से टाइम एंड स्पेस का भी चेंज होता रहेगा। अब ऐसा नहीं है मगध का पूरा सीन मगध में ही दिखा रहे हो, तक्षशिला में भी दिखा सकते हो, क्योंकि तक्षशिला आप लगा लो अफगानिस्तान वाली साइड है, कि वहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य आया था, फिर इधर वो मगध एम्पायर फॉर्म हुआ। तो अब देखो टाइम एंड स्पेस किस तरह से मूव कर रहा है, कि पहले टाइम स्पेस का जो है, और इससे आप उस चाणक्य को दिखा सकते हो, अगर आपकी हिस्ट्री वगैरह सही हो तो बता रहा हूँ मैं। तो चाणक्य कहाँ, जिस तरह से चाणक्य तक्षशिला में वो गुरु था वहाँ से उसकी चुटिया खींची दी थी उसकी धनानंद ने। तो ये जो कहानियाँ हैं कहाँ कहाँ टाइम स्पेस मूव कर रहा है, थोड़ा इधर सीन है, कभी उधर सीन शिफ्ट हो रहा है, उधर सीन शिफ्ट हो रहा है, इसीलिए डायनेमिक नेचर होता है क्रोनोटाइप का। एक ही टाइम पीरियड पे आपको, टाइम पीरियड तो सेम है पर एक ही लोकेशन पे आपको फिक्स नहीं कर रहा, वो भी उस टाइम पीरियड पे वो जो स्पेस एंड टाइम है वो मूव करता रहता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पे मिखाई भक्तिन के जो उनके कंसेप्ट ने कौन कौन से फील्ड में जो लिटरेचर के है इम्पैक्ट लेकर है। बेसिकली अगर हम बात करें इंग्लिश लिटरेचर की फील्ड में तो उसको देखेंगे अब हम। ये आपको लिख के आना है, कंक्लूजन में भी ऐड कर सकते हैं। और मिखाई भक्तिन रशियन लिटरेरी क्रिटिक, वही दोबारा बात, दैट इन्फ्लुएंस द स्टडी ऑफ द लिटरेचर की स्टडी इंक्लूडिंग द इंग्लिश लिटरेचर आज बहुत ईजी हो गई है, और इनके इन सब वर्क से हम उसे एक बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, एज एन टूल की तरह काम करती है ये चीज़। हिज आइडियाज हैव इंस्पायर्ड द लिटरेरी स्कॉलर्स, क्रिटिक, थियोरिस्ट टू एक्सप्लोर अ न्यू पर्सपेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ लैंग्वेज। भाषा को नई तरीके से समझना, नरेटिव्स को यानी कहानी को, और रिलेशनशिप बिटवीन द लिटरेचर एंड द सोसाइटी, इसको समझने में बहुत मदद की है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको ये लिख के आना है। फर्स्ट इज द डायलॉगिज्म, और भक्ति का कंसेप्ट डायलॉगिज्म, जिसमें फिर बताया कि एक डायनेमिक नेचर होता है, इंटरेक्टिव नेचर, एक तरह का फिक्स नहीं होगा। टाइम, प्ले, एक्शन सब जो है वो एक ही उसमें, बेशक सेंचुरी सेम हो पर उसमें भी जो शिफ्टिंग होगी वो उनमें होती रहेगी। डायनेमिक नेचर होता है एक तरह के नॉवल का। उसके बाद बताया दैट्स ए पॉलीफोनी। भक्ति का नोशन ऑफ द पॉलीफोनी का मतलब है द एग्जिस्टेंस ऑफ द मल्टीपल वॉइसेस एंड द पर्सपेक्टिव विद इन अ लिटरेरी वर्क। एक लिटरेरी वर्क में मल्टीपल वॉइसेस होते हैं, एक हर कैरेक्टर का अपना खुद का एक अंदाज होगा बोलने का, और उसकी आवाज़ में जो है वो अलग ही सेंस होगा। एक्सिस्टेंस ऑफ द मल्टीपल वॉइस एंड द पर्सपेक्टिव विद इन अ लिटरेरी वर्क एंड इन्फ्लुएंस द नरेटिव स्ट्रक्चर इन द इंग्लिश लिटरेचर। और इसी में नरेटिव, देखो कई सारे नरेटिव्स होते हैं, नरेटिव 1, नरेटिव 2। मान लो हर कोई कहानी अपनी सुना रहा है, पर उन सब से कहानी जो है मेन किस तरफ प्रोपेल हो रही है, दैट इज कॉल्ड मेटा नरेटिव। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है दैट्स अ पॉलीफोनी। पॉलीफोनी का मतलब होता है, फोनी मीन्स वॉइस एंड पॉली मीन्स ज़्यादा, तो एक से ज़्यादा वॉइसेस, यानी
कई सारे नैरेटिव्स आपस में मूव कर रहे होते हैं, कई सारी कहानियाँ नॉवल में छोटी छोटी कहानियाँ मूव कर रही है। जैसे मगध में अगर हम करते हैं तो अशोका की कहानी अलग मूव कर रही है, पर अशोका की फॉर्मेशन किस पे डिपेंड करती है, चाणक्य पे। और चाणक्य किस पे डिपेंड करता है कि चाणक्य ने ऐसा क्यों सोचा, क्यों वो चंद्रगुप्त को उसको लेके आया मौर्य को। अब वो डिपेंड करता है धनानंद के ऊपर। तो ऐसे से हर किसी की अपनी अपनी कहानियाँ है, दैट इज कॉल्ड नरेटिव। पर हम पढ़ किसको रहे हैं, मगध डायनेस्टी को, दैट इज द मेटा नरेटिव। यही होता है नरेटिव एंड मेटा नरेटिव में फ़र्क। इसके बाद द कार्निवल इन द फेस्टिविटी, तो भक्ति ने एक्सप्लोरेशन ऑफ द कार्निवलिस्क्यू व्हिच सेलिब्रेट द टेम्पररी इन्वर्जन ऑफ द सोशल हायरार्की एंड द ट्रेडिशनल नॉर्म। जो पहले से जो चला आ रहा था उसको, जिस तरह के लिटरेरी वर्क को समझने का, उसको हटा दिया। तो भक्ति ने एक नया कंसेप्ट दिया जिसके थ्रू हम इंग्लिश लिटरेचर को समझते हैं। स्कॉलर एग्जामिन हाउ द मोमेंट्स ऑफ द सेलिब्रेशन, रिवलरी, केओस डिस्टर्ब द एस्टैब्लिश्ड स्ट्रक्चर इन द लिटरेरी वर्क। पता तो किस तरह से ये जो सीन हो, जैसे केओस का कोई सीन आ गया या सेलिब्रेशन का सीन आ गया, ये कहाँ कहाँ पे किस किस वे से लिटरेरी वर्क के स्ट्रक्चर के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं, ये भी पता चलता है। पर ये इससे कनेक्टेड नहीं है, पर आप लिख सकते हो। क्रोनॉट पे हमने कर लिया। उसके बाद योनरा थ्योरी, भक्ति ने बताया दैट्स योनरा पर्टिकुलरली एम्फसिस एज द नॉवल एज अ डायनेमिक एंड द डाइवर्स नेचर। ये बताती है कि किस पर्टिकुलर फील और किस टेस्ट की जो है वो नॉवल है। तो योनरा भी इंपॉर्टेंट है। योनरा को समझने के लिए जो है भक्ति का कंसेप्ट यूज़ होता है, किस तरह से टाइम एंड स्पेस का मैनेजमेंट परफेक्ट हो रहा है कि नहीं। अगर टाइम स्पेस जितना पर्टिकुलरली मिक्स और ब्लेंड होगा, उतनी अच्छी तरह से हम बोल सकते हैं कि एक स्पेसिफिक योनरा की ये नावल है, कि ये नावल जो है इस फील्ड से है या फिर इस स्पेसिफिक योनरा से है। तो योनरा को डिफाइन करने के लिए टाइम एंड स्पेस के को समझने में जो है भक्ति का बहुत बड़ा रोल है। अब कंसेप्ट खुद का मीनिंग नहीं होता, जबकि आसपास के टेक्स्ट उसको डिफाइन करते हैं। बहुत सही चीज़ है। अदर स्कॉलर इन्वेस्टिगेट हाउ द टेक्स्ट एंगेज इन द डायलॉग विच इज। इसी तरह से डायलॉग के कंसेप्ट में अगर हमें समझना होता है कि अलग अलग डायलॉग और उसका इंटरप्रिटेशन अगर बहुत डीप से समझना होता है, तो वो इंटरटेक्चुअलिटी इन द डायलॉग वो भक्ति के कंसेप्ट से ज़्यादा क्लियर होता है। तो इंटरटेक्चुअलिटी को यहाँ पे समझाया था कि यानी मीनिंग जो है वो आसपास के टेक्स्ट पे और एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, ना कि उसके अंदर होता है। जैसे कई बार ये समझा रखा है, एक नॉन वेजिटेरियन एक वेजिटेरियन है। नॉन वेजिटेरियन बोल रहा है आई लाइक फिश, ठीक है, और वेजिटेरियन बोल रहा है आई लाइक फिश। दोनों ने सेम बोला है, पर ऊपर वाले का मतलब है कि वो उसे खाएगा, नीचे वाले का मतलब वो उसे पालेगा। तो टेक्स्ट का जो मीनिंग है वो आसपास के सोशल कल्चर इन पे भी डिपेंड करता है। भक्ति ने यही बताया अपने उसमें भी कि देखो नॉर्मली डिपेंड, अब ये कल्चर पे डिपेंड करता है। अगर वो नॉन वेजिटेरियन है, उसके घर परिवार में खाने ही वाले हैं मछली वाले, तो उसे पालेगा नहीं, वो उसे काटेगा ही, ठीक है। अगर नॉर्मल दूसरा है कि वेजिटेरियन है, ब्राह्मण को है कुछ ऐसा, तो वो उसे पालेंगे। तो ऐसा ही है दैट आइडेंटिटी एंड अदरनेस, आइडेंटिटी सेल्फहुड, ये आप अवॉइड कर सकते हो। पोस्ट स्ट्रक्चरिज्म एंड द डीकंस्ट्रक्शन की वो भक्ति के कंसेप्ट को पोस्ट स्ट्रक्चरिज्म और डीकंस्ट्रक्टिव फेज में पढ़ा जाता है। पोस्ट स्ट्रक्चरिज्म का मतलब है जिस ऑर्डर में हम वर्क को देखते थे उस ऑर्डर में ना देखते हुए उसको एक नए अंदाज से देखना, उसके एनालिसिस एक नए कंसेप्ट से करना, यही है। जैसे डीकंस्ट्रक्शन का भी मतलब यही है, जो कि दरीदा का कंसेप्ट है, जेक्स दरीदा का कंसेप्ट है डीकंस्ट्रक्शन। अगर हम किसी बिल्डिंग को समझने के लिए, ये नहीं है कि वो कैसे बना ये देखो, अगर हम उसे उखाड़ उखाड़ के देखना शुरू कर दें तो हम इसके, यानी अगर हम उसके उल्टे कंसेप्ट से मूव करें तो हम उसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जैसे ब्लैक कलर को समझना हो तो ब्लैक को मत समझो, व्हाइट को इतनी अच्छी तरह से समझ लो कि ब्लैक एज एन कॉन्ट्रास्ट समझ आ जाएगा। ये होता है पोस्ट स्ट्रक्चरिस्ट और डीकंस्ट्रक्टिव आइडिया। तो उसमें एज एन टूल की तरह काम करती है भक्ति का एक कंसेप्ट, जो कि क्या है, दैट्स अ टाइम एंड द स्पेस मैनेजमेंट, या आप बोल सकते हैं क्रोनॉटमी। अब यहाँ से कंसेप्ट से ठीक है वो देखेंगे हम, तो अच्छी खासी ले सकती हो। तो रशियन लिटरेरी क्रिटिक वही सब बात, सम इंग्लिश राइटर एंड द लिटरेरी फिगर हैव बीन फाउंड द रेजोनेंस इन द भक्ति कंसेप्ट एंड द आइडिया, जो कि इनसे इंस्पायर्ड थे। फॉर एग्जांपल जैसे कि टेरी इग्लिटन एक प्रोमिनेंट इंग्लिश लिटरेरी थियोरिस्ट है जो कि भक्ति के आइडिया से इंस्पायर्ड थे। इग्लिटन ने एक्सप्लोरेशन ऑफ द लिटरेरी थ्योरी और रिलेशन ऑफ द मार्क्सिज्म, कल्चरल थ्योरी, इन सबको भक्तियन कंसेप्ट पे डिफाइन किया, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो टेरी इग्लिटन का नाम आपको रटना है। इसके बाद जूलिया क्रिस्टीवा एक फ्रेंच साइकोएनालिटिक लिटरेरी थ्योरी, अगर आपने पढ़ा होगा आपके सिलेबस में हो, तो इंटरटेक्चुअलिटी जो मैंने बोला था कि जो मीनिंग है वो उसमें नहीं होता, जबकि मीनिंग जो है आसपास की चीज़ों पे लाई करता है। ये भी भक्ति के कंसेप्ट पे डिफाइन करा है इंटरटेक्चुअलिटी, ठीक है। और ये सारा कुछ, तो जो मीनिंग का जो कंसेप्ट है कि मीनिंग आखिर है कहाँ, कि रीडर के माइंड में मीनिंग है या टेक्स्ट में मीनिंग है, यानी माइंड यहाँ पे रीडर इंपॉर्टेंट है कि टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के कंसेप्ट को रिजॉल्व करने के लिए जूलिया क्रिस्टीवा ने जो है वहीं से आइडिया लिया।
और कल्चरल स्टडीज़ में आज बहुत कुछ पढ़ाया जाता है भक्ति को, टाइम स्पेस मैनेजमेंट के थ्रू कल्चर के अलग अलग उसको पुल किया जाता है। पोस्ट मॉडर्न राइटर बहुत ज़्यादा इंस्पायर है इनसे, जैसे कि पॉलीफोनी कंसेप्ट, डायलॉगिज्म कंसेप्ट, डिकंस्ट्रक्शन कंसेप्ट, इन सब को भक्ति के आइडिया और कंसेप्ट पे डिफाइन किया गया है। लिटरेरी क्रिटिक एंड दी थ्योरी जो आज हम पढ़ते हैं, हम जो हमारे पास भी अभी फाइन नहीं पढ़ रहे हैं, LCNT लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी, इसमें भक्ति के कंसेप्ट को पढ़ाया जाता है और बहुत सारे जो राइटर्स हैं जो अलग अलग क्रिटिक्स और आए फ्यूचर में, ठीक है, यानी इस टाइम के बाद वाले राइटर, अभी आगे वाले फ्यूचर में, ठीक है, इस टाइम के बाद वाले राइटर, तो वो भी इनसे बहुत इंस्पायर्ड है, चाहे वो जूलिया क्रिस्टीवा हो, चाहे वो टेरी ग्लिटन हो, या और भी अलग अलग जो कि कल्चर, चाहे वो आर्नोल्ड हो, ठीक है, ये सारे इनसे इंस्पायर्ड थे, इनके कंसेप्ट से। तो यहाँ पे आप कर सकते हो यहाँ पे कंक्लूजन को, यहीं पे फाइल शायद पसंद आया होगा, शायद क्या 100% आया ही होगा, ठीक है। और बाकी यार एक चीज़ और है कि जो भी आपके रिक्वेस्ट है प्लीज़ उस रिक्वेस्ट को प्लेस करो और 10 से 15 दिन पहले डालो रिक्वेस्ट को, और साथ साथ चाहे वो लिटरेरी क्रिटिसिज्म को या कोई सा भी लिटरेचर का किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ सकते हो। बाकी अगर कोई PCS में अगर हो और उसने हिस्ट्री एज एन ऑप्शनल लेना चाह रहा हो या फिर आगे वो सोच भी रहा हो, तो वो भी तैयारी कर सकता है हमारे इस चैनल के थ्रू, क्योंकि ये टीम है और मैं अलग हूँ, मेरे को इस टीम ने रख रखा है कि एज एन पढ़ाना है बस आपको। तो बस वो ये जो रिक्वेस्ट भेजते हैं तो मेरे पास आती है आप सबकी बहुत ही खूबसूरत रिक्वेस्ट कि ये वर्क करवा दो, ये वर्क करवा दो, मैं फटाफट कोशिश करता हूँ बस, पर पहले कुछ देर पहले या कुछ टाइम पहले ज़रूर बता दिया करो। बाकी ये ईमेल आईडी है और फेसबुक आईडी, देखो इंस्टा पे तो मैं हूँ नहीं, फेसबुक आईडी पे आप मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हो। बाकी व्हाट्सएप नंबर ये है, और टेलीग्राम चैनल को प्लीज़ ज्वाइन करो, क्योंकि डायरेक्ट जो है लिंक जो भी आती है नई लेक्चर में उस पर डालता हूँ उसे, यानी हमारी टीम डालती है, आप ये बोल सकते हो, ठीक है। और थैंक यू सभी को, बहुत अच्छी तरह से आपके जो है कमेंट्स आते हैं नीचे, मैं देखता हूँ बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स होते हैं। और लाइक यार पक्का करे करो, क्योंकि एक यूट्यूब का खुद का एक चैनल में कहने से मैं जिस तरह से वो आगे चीज़ों को प्रोपेल करती है और किस तरह से उस चीज़ को आगे मूव करवाती है, तो उसके लिए लाइक का होना ज़रूरी है और सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू सभी को।